नमस्कार। जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शानदार किले, रंग बिरंगी संस्कृति और हाँ, वीरता की कहानियां। बिल्कुल। लेकिन इस चमक के पीछे एक और कहानी भी है, उन गहरी परंपराओं की जिन्होंने समाज को बनाया और उन साहसी बदलावों की जिन्होंने एक नए दौर का दरवाजा खोला। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और ये सिर्फ राजस्थान के बारे में नहीं है, ये किसी भी समाज को समझने की एक चाबी है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान ने अपनी सबसे मुश्किल परंपराओं का सामना आखिर कैसे किया और बदलाव की एक नई कहानी कैसे लिखी। देखिए, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो आपको शानो शौकत और जिंदा दिल कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी कठोर सामाजिक प्रथाएं भी थी जो लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल रखती थी। यही विरोधाभास राजस्थान के इतिहास को इतना इतना दिलचस्प बनाता है। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो किसी भी समाज की बुनियाद होती है, शादी। लेकिन राजस्थान में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था। नहीं, ये परिवारों का, समुदायों का और यहां तक कि पैसे और पावर का एक बहुत ही उलझा हुआ समीकरण था। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विवाह की, जो शायद सबसे चौंकाने वाली प्रथाओं में से एक थी। जरा सोचकर देखिए, वो बच्चे जो ठीक से दुनिया समझ भी नहीं पाए, उनकी शादी कर दी जाती थी। खासतौर पर अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर हजारों बच्चों का भविष्य इस एक परंपरा की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी थी। अजमेर के एक समाज सुधारक हरविलास शारदा ने इस कुप्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उनकी सालों की मेहनत रंग लाई और 1929 में शारदा एक्ट बना। ये पहली बार था जब शादी के लिए कोई कानूनी उम्र तय की गई। ये एक ऐतिहासिक कदम था और यहीं से बच्चों के भविष्य को बचाने की कानूनी लड़ाई शुरू हुई। शादी में पैसे की क्या भूमिका थी, इसे समझने के लिए इन दो प्रथाओं को देखना जरूरी है। एक तरफ थी दहेज प्रथा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जहां लड़की का परिवार लड़के वालों को रकम देता था। लेकिन दूसरी तरफ खासकर आदिवासी समुदायों में दापा प्रथा थी, जो इसकी ठीक उलट थी। यहां लड़के का परिवार लड़की के पिता को वधू मूल्य देता था। मतलब दोनों ही प्रथाएं दिखाती हैं कि शादी एक सामाजिक रिश्ते से ज्यादा एक आर्थिक सौदा बन गई थी। और इसी दहेज प्रथा का दबाव इतना भयानक था कि इसने एक और क्रूर प्रथा को जन्म दिया, कन्यावध। लड़की के जन्म को एक आर्थिक बोझ की तरह देखा जाने लगा और इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि कई मासूम बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। यह हमारे समाज के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक सच है। अच्छा, शादी ब्याह से हटकर अब कुछ और प्रथाओं को देखते हैं जो समाज में ऊंच नीच की खाई को और भी गहरा करती थीं। ये थीं गुलामी और बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्थाएं जो इंसानों को उनकी आज़ादी से महरूम कर देती थी। दास प्रथा यानी गुलामी, इसमें इंसानों को किसी सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। सोचिए, ये कितना अमानवीय था। हालांकि 1832 में अंग्रेजों ने इस पर कानूनी रोक लगा दी, लेकिन समाज की सोच से इस दाग को मिटने में कई दशक लग गए। गुलामी का एक और हैरान करने वाला रूप थी डावरिया प्रथा। इसमें होता यह था कि जब किसी राजकुमारी की शादी होती तो उसके दहेज के साथ कुछ कुंवारी लड़कियां भी दासी बना के भेजी जाती थीं और फिर वो जिंदगी भर अपनी मालकिन की सेवा करने को मजबूर थीं। ये दहेज और गुलामी का एक क्रूर मिलाप था। अब बात करते हैं उन प्रथाओं की जिनका सबसे दर्दनाक असर महिलाओं पर पड़ा। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, बल्कि ये महिलाओं की जिंदगी, उनके शरीर और उनकी आज़ादी पर समाज के कंट्रोल का एक भयानक तरीका थे। इनमें सबसे कुख्यात थी सती प्रथा। एक ऐसी प्रथा जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे सम्मान और कर्तव्य का नाम दिया गया, लेकिन असल में ये एक भयानक हिंसा थी और इसका इतिहास राजस्थान में बहुत पुराना है। सती से मिलती जुलती, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल अलग थी। ये थी जौहर प्रथा। ये एक सामूहिक आत्मदाह था। जब किसी किले पर दुश्मन का कब्जा होना तय हो जाता तो राजपूत महिलाएं अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। ये गुलामी से बचने का एक आखिरी और बहुत ही चरम कदम था। और फिर आता है अंधविश्वास का सबसे खौफनाक चेहरा, डाकन प्रथा। गांव में जब भी कोई बीमारी फैलती या कोई बुरी घटना होती तो उसका इल्जाम किसी अकेली या कमजोर महिला पर डाल दिया जाता था। उसे डाकन यानी डायन घोषित करके भीड़ उसे बेरहमी से मार डालती थी।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इस अंधविश्वास के खिलाफ भी आवाजें उठीं। ये प्रथा खासकर मेवाड़ के कुछ आदिवासी समुदायों में ज्यादा थी। फिर 1853 में एक ब्रिटिश अफसर J.C. ब्रूक और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की कोशिशों से इस अमानवीय प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई। ये सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन सारी अंधेरी प्रथाओं के बीच 19वीं सदी में बदलाव की एक सुबह हुई। ये एक सामाजिक सुधार की लहर थी जिसमें कुछ दूर की सोचने वाले राजाओं, ब्रिटिश अधिकारियों और सबसे बढ़ के भारतीय समाज सुधारकों ने इन सदियों पुरानी परंपराओं को सीधी चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, ये दशकों तक चला एक लंबा संघर्ष था। 1822 में बूंदी ने सती प्रथा पर रोक लगाई और फिर देखिए, एक के बाद एक सुधार होते गए। विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक मिला और बाल विवाह के खिलाफ कानून बने। एक नए और बेहतर समाज की नींव रखी जा रही थी। और इन कानूनों के पीछे जो असली ताकत थी वो थे हमारे अपने समाज सुधारक। राजा राम मोहन रॉय जैसे महान लोगों ने सती प्रथा के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के सम्मान के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। सच कहूं तो उनके बिना ये सामाजिक क्रांति शायद मुमकिन ही नहीं थी। तो हमने देखा कि कैसे सदियों पुरानी प्रथाओं को कानून के जरिए चुनौती दी गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली लड़ाई तो कानून बनने के बाद शुरू होती है। ये लड़ाई है कानून और समाज की गहरी जड़ों में बसे रिवाजों के बीच। और ये लड़ाई आज़ादी के बाद भी रुकी नहीं। साल 1961 एक और बड़ा पड़ाव था। इसी साल दहेज को गैर कानूनी बनाया गया और साथ ही बेगार प्रथा यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाने पर भी पाबंदी लगी। ये इस बात का सबूत है कि एक बराबरी वाला समाज बनाने की कोशिश लगातार जारी रही। और यहीं पे हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या सिर्फ कानून बना देने से कोई रिवाज सच में खत्म हो जाता है? कानून तो बन गए, लेकिन क्या हमारी सोच भी उतनी ही बदली है? क्या ये प्रथाएं आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में जिंदा नहीं हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको राजस्थान के सामाजिक इतिहास का ये सफर पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो CIKM क्लासेस पर ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के